हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 39 यानी आदेश 39 के बारे में, जहाँ पे टोटल 10 रूल बताए गए, 10 नियम बताए गए हैं जो बात करते हैं आपके टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कि जो व्यादेश जारी किया जाता है, जो स्टे के लिए आप जाते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई घर बनवा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अगर आप चाहते हैं उसको रुकवाना, स्टे करवाने के लिए, तो कहाँ से आएंगे आप? ऑर्डर 39 के तहत यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन की बात की जाती है, व्यादेश कितने प्रकार का होता है वो देखने वाले हैं, कब दिया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स हैं इंजंक्शन के, वो कौन से हैं इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं अब, देखिए सीपीसी में बात करें अगर, तो ऑर्डर 39 जो बात करता है अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो पहला तो है जो 1 से 10 तक आपको रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 1 से लेकर 5 तक सिर्फ अस्थायी व्यादेश यानी कि आपका टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करता है। दूसरा बात करता है अंतर्वर्ती आदेश, यानी कि जब कार्रवाई चल रही है, निर्णय होने से पहले कई आदेश होते हैं, या तो विक्रय का आदेश होगा किसी प्रॉपर्टी का, या फिर आपका कोई इंस्पेक्शन करना होगा, कहीं निरीक्षण करना होगा, किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात आती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे उच्च अंतर्वर्ती आदेश किया जाता है। तो नियम 6 से लेकर नियम 10 तक के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। तो 2 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की जाती है ऑर्डर 39 की। अब व्यादेश होता क्या है? तो व्यादेश देखिए क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पे स्टे चाहिए, ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी है ये, और मान लीजिए ये पूरा प्रॉपर्टी ए का है। अब यहाँ पे कुछ हिस्से में मान लीजिए बी का यहाँ पे अटैच प्रॉपर्टी थी, बी की यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके प्रॉपर्टी में भी, आधे प्रॉपर्टी में, ए की प्रॉपर्टी में घर बनाने लगता है। तब भाई बी ए को क्या हुआ, थोड़ा डर हुआ कि मेरे प्रॉपर्टी में घर बना रहा है, तो इसमें क्या चाहिए, स्टे चाहिए। तो इसने ये गया ऑर्डर 39(1)(2) के एप्लीकेशन पे, जहाँ पे स्टे मांगने के लिए। जब स्टे मांगने के लिए जाता है तो यहाँ पे स्टे किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। वहाँ पे देखा जाएगा प्राइमा फेसी कि इसका प्रॉपर्टी में हक है या नहीं है, किसका हक है यहाँ पे, ए का या बी का। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट जो भी रहता है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है स्टे के माध्यम से। अब यहाँ पे 2 चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश। अब यहाँ पे देखिए जो व्यादेश दिया जाता है यानी इंजंक्शन दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है, आखिर यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकना। यानी कि आप देखोगे जो सेक्शन 94 है, सेक्शन 94 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, यानी कि अनुपूरक कार्रवाइयाँ के बारे में बात करता है। यहाँ पे बताया गया कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाना निवारित करने के लिए क्या कर सकता है। इसमें 3-4 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें से आपका ऑर्डर 39 से रिलेटेड आपका C नंबर का प्रावधान था, जहाँ पे कहता है कि अगर न्याय के उद्देश्य से बचाने हैं न्यायालय को क्या करना है, न्याय के उद्देश्य को बचाने का मतलब कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश मान लीजिए दे दिया गया, फिर भी अगर उसकी आदेश की अवज्ञा की जाती है, उसका पालन नहीं किया जाता है, अनानुपालन किया जाता है, तो वहाँ पे उस दशा में क्या होगा, इस दोषी व्यक्ति जो भी वहाँ पे होगा, गिल्टी पर्सन होगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको सिविल कारागार में सुपुर्द किया जा सकता है। लेकिन कब किया जाएगा, जब यहाँ पे अस्थायी व्यादेश दिया जा चुका है पहले से। अब यहाँ पे उसको सिविल कारागार में भी भेजा जा सकता है, और उसकी संपत्ति जो है उसको कुर्क की जा सकती है, साथ ही साथ उसका विक्रय भी किया जा सकता है। ये आपका व्यादेश का उद्देश्य यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो सेक्शन 94 से रिलेटेड है वो भी हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। अब बात करते हैं व्यादेश की। व्यादेश कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यादेश आपको 2 प्रकार का होता है। आप SRA यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 36 देखोगे तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर व्यादेश हो दिया जाता है तो 2 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला अस्थायी व्यादेश, दूसरा शाश्वत व्यादेश। शाश्वत व्यादेश के लिए आपको SRA में जाना पड़ेगा। SRA की सेक्शन 38 कहती है कि आपको कब यहाँ पे शाश्वत व्यादेश दिया जाएगा। वहाँ पे बताया गया है कि डिक्री के माध्यम से, यानी कि जो मामला होगा, मामले के मेरिट्स पे सुना जाएगा, पूरी कार्रवाई देखी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं पूरे सब कुछ देखा जाएगा, उन सभी के बाद डिक्री के माध्यम से शाश्वत व्यादेश दिया जाता है।
ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है अस्थायी ब्यादेश। अस्थायी ब्यादेश आपको सीपीसी के तहत यहाँ पे विनियमित की जाती है। आपको अगर अस्थायी ब्यादेश चाहिए तो आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको अस्थायी ब्यादेश यहाँ पे ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, अस्थायी और शाश्वत ब्यादेश। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर 39 में सिर्फ अस्थायी ब्यादेश के बारे में देखने को मिलेगा, और शाश्वत ब्यादेश अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे SRA की लेक्चर है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसको। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे ब्यादेश दिया जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे न्यायालय ग्रांट करता है कि किसी व्यक्ति को, अगर वादी गया है, ऑब्वियस सी बात है वादी जाएगा, यानी जो जाता है एप्लीकेशन लेके उसको क्या बोला जाता है, वादी बोला जाता है। जिसके खिलाफ जाता है उसको प्रतिवादी बोला जाता है। तो यहाँ पे जब वादी जाता है तो न्यायालय 3 चीज़ें देखता है। ठीक है, न्यायालय के ऊपर आबद्धकारी है 3 नियम। पहला कौन सा है, प्रथम दृष्टया मामला होता है, दूसरा सुविधा संतुलन का सिद्धांत, और तीसरा अपूर्णीय क्षति यानी प्राइमा फेसाई केस देखेगा। दूसरे बात बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखेगा, यानी कि अगर वादी के पक्ष में अगर इंजंक्शन जारी कर दिया जाता है तो प्रतिवादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे ये बैलेंस देखा जाता है। अपूर्णीय क्षति, अगर यहाँ पे ब्यादेश अगर दिया जाएगा तब कब दिया जाएगा, जब इररिपेरेबल लॉस हो, यानी कि अगर यहाँ पे न्यायालय को लगता है कि अगर यहाँ पे ब्यादेश नहीं दिया गया तो कोई इररिपेरेबल लॉस हो सकती है, जिसके प्रतिकर के माध्यम से या फिर शास्ति लगाकर भी यहाँ पे उसको आपूर्ति नहीं की जा सकती, तब यहाँ पे ब्यादेश दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी, और तीनों में से यहाँ पे जो दिया गया है, नियम दिया गया है, सभी न्यायालय पर मान्य होते हैं, सभी न्यायालय को ये मानना पड़ता है, आबद्धकारी है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि उपरोक्त नियमों के अनुसार ब्यादेश जारी होगा, यानी कि 3 नियम जो अभी बनाता है। अगर आपसे पूछे कोई 3 गोल्डन रूल ऑफ इंजंक्शन, तो आपको यही 3 जो गोल्डन रूल है आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे गोल्डन रूल यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में भी आपको यही लिखना है। अब ब्यादेश देना है कि नहीं देना है ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायालय अगर चाहे तो इन तीनों रूल्स के हिसाब से ब्यादेश दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। वो न्यायालय का क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है। अगर न्यायालय चाहता है कि इसमें कोई मामला ऐसा बनता ही नहीं ब्यादेश देने का, तो यहाँ पे ब्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अपील में जाना तो उसके बाद आप अपील में जा सकते हैं। ये हो गया। अब एक एक करके इस सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपका मामला आता है प्रथम दृष्टया मामला। प्रथम दृष्टया मामला का मतलब क्या होता है कि न्यायालय द्वारा ये देखा जाएगा, यानी जो व्यक्ति आवेदन लेके गया है, वादी जाएगा, तो वादी अगर आवेदन लेके गया है तो वो उसके पक्ष में अगर मामला जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये चीज़ देखेगा न्यायालय। कैसे देखेगा, हो सकता है यहाँ पे वादी ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हों, दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, तो उसका परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, उन सभी के बाद यहाँ पे ब्यादेश दिया जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखना होगा न्यायालय को कि जो आवेदन किया जा रहा है वो सद्भाविक होना चाहिए, यानी बोनाफाइडली होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए ये पूरा आवेदन। तीसरा यहाँ पे आपका कहता है कि न्याय का उद्देश्य विफल हो जाने रोकने के लिए यहाँ पे प्रथम दृष्टया मामला देखा जाएगा। प्रथम दृष्टया देखिएगा कि अगर यहाँ पे प्राइमा फेसाई जो इंजंक्शन अगर ग्रांट नहीं किया जाए अगर वादी को, तो हो सकता है न्याय के उद्देश्य विफल हो जाए। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यानी जस्टिस दिलाने के लिए क्या करता है, प्राइमा फेसाई मामले को देखा जाता है कि यहाँ पे इंजंक्शन जारी किया जा सकता है या नहीं जारी किया जा सकता। इसी से रिलेटेड एक केस था मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम RN बनर्जी, 1957 का ये मामला था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अगर प्राइमा फेसाई किसमें, इस केस के माध्यम से, कि अगर प्राइमा फेसाई न्यायालय को यह देखने से पता चलता है कि मामला जो है वादी के पक्ष में जा सकता है और यहाँ पे वो इंजेक्शन जारी करना चाहता है, ठीक है, इंजेक्शन जारी किया जा सकता है, तो यहाँ पे साक्ष्य के तह तक जाने की ज़रूरत नहीं है, साक्ष्य के जड़ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डीपली वहाँ पे निरीक्षण करने की, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे क्या किया जा सकता है, इंजेक्शन दिया जा सकता है, बाकी आगे कार्रवाई प्रोसीडिंग चालू रह सकती है।
ये हो गया आपका प्राइमा फेसाई मामला। दूसरा आता है सुविधा संतुलन का सिद्धांत। सुविधा संतुलन का सिद्धांत का मतलब क्या होगा, न्यायालय को यह देखना होगा कि वादी का व्यादेश दिया जा रहा है तो प्रतिवादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्राइमा फेसाई के बाद नेक्स्ट जो आपका न्यायालय की ड्यूटी होती है वो क्या होगी कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखेगा कि अगर मान लीजिए वादी को दे दिया गया इंजेक्शन तो उसका प्रतिवादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा जो आपका डिफेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ देखेगा। उसके बाद ही यहाँ पे क्या करेगा, इंजंक्शन जारी करेगा। तीसरा आता है अपूरणीय क्षति यानी कि इर्रिपेरेबल लॉस। अगर आवेदनकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करना कि व्यादेश ना दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी, यानी कि आवेदनकर्ता को यहाँ पे संतुष्ट करना होगा न्यायालय को, ठीक है, सेटिस्फाई करना होगा कि अगर व्यादेश उसके पक्ष में नहीं दिया गया तो उसको क्या होगी, इर्रिपेरेबल लॉस होगी, अपूरणीय क्षति होगी। अगर क्षति ऐसी है कि जो या तो प्रतिकर, चाहे न्यायालय प्रतिकर लगा ले, चाहे शास्ति दे, चाहे उसको पेनाल्टी बाद में लगा दे, फिर भी उसको उस लॉस को कवर नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या करना होगा, उस आवेदनकर्ता को न्यायालय को संतुष्टि दिलानी होगी। ये चीज़ आप समझ में आई। अब उसके बाद एक केस आता है अमेरिकन साइनामाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एथिकॉन लिमिटेड, 1975 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड क्या करता है, यदि क्षति की आपूर्ति संभव है तो व्यादेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे न्यायालय को लगता है कि ये जो मामला आया है इंजंक्शन के लिए, ठीक है, वादी जो पहुँचा है इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए, और उस इंजंक्शन में वादी के अगर नहीं भी दिया जाता है इंजेक्शन तब भी उसको क्या है, उसकी आपूर्ति की जा सकती है उसकी क्षति की, तो यहाँ पे इंजेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। ये हो गए आपके 3 गोल्डन रूल जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। अब बात करते हैं अस्थायी व्यादेश के बारे में, जो रूल 1 से लेकर रूल 5 तक में बताया गया है। अब यहाँ पर जो आपका रूल 1 है, रूल 1 क्या कहता है, सिर्फ इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे व्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। और आपको शाश्वत व्यादेश देखना है तो SRA की आप सेक्शन 38 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो शाश्वत व्यादेश है कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, डिक्री के फॉर्म में जारी होता है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको 37 में ही मिल जाएगा कि डिक्री के फॉर्म में जारी होता है। बाकी कब यहाँ पे दिया जाता है शाश्वत व्यादेश, वो आपको 38 में मिलेगा SRA की। अब यहाँ पे देखिए व्यादेश के क्या आधार है, कौन से आधार पे व्यादेश जारी किया जा सकता है, कब जारी किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर जो विवादग्रस्त संपत्ति है, यानी कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी के बारे में आवेदक को लगता है, यानी जो आवेदन देना चाहता है, व्यादेश जारी करवाना चाहता है, उसको लगता है कि उस प्रॉपर्टी में कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है, यानी कि किसी पक्षकार के द्वारा उस पर खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, यानी प्रतिवादी जो है उस पर कोई हार्म क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो कैसा हार्म क्रिएट करने वाला है, पहला आता है कि संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला, यानी जो विवादग्रस्त संपत्ति है वही उसका दुरुपयोग कर देगा, यानी उसको डिस्पोज कर देगा, किसी को बेच देगा, कुछ भी कर देगा, यहाँ पे नुकसान, उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएगा। या फिर डिक्री के निष्पादन में सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, यानी कि अगर डिक्री का निष्पादन हो रहा है तो उसके माध्यम से सदोष विक्रय किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 39(1) का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, जिसमें अस्थायी व्यादेश दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आती है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से संपत्ति हटाने या बेनित करने की धमकी देता है, यानी कि प्रतिवादी जो लेनदार हैं उनको कपट करने के उद्देश्य से, यानी कि जो उसके लेनदार होंगे उनको कपट करना चाहता है, जिससे वहाँ पे ये धमकी देता है, या फिर संपत्ति को हटाने की या बेनित करने की, यानी कि इसको बेचने वगैरह की कुछ भी करने की धमकी दे देता है। तो यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे आता है कि प्रतिवादी विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या क्षति करने की धमकी देता है, यानी कि किसी का कब्जा बना हुआ है और प्रतिवादी जो है उस संपत्ति से, और संपत्ति कैसी है, विवादग्रस्त है, उसी संपत्ति के बारे में केस चल रहा है, और यहाँ पे लगता है जिसका कब्जा है, मान लीजिए उसको लगता है कि प्रतिवादी जो है उसको बेकब्जा करेगा, बेकब्जा करना चाहता है या उसको क्षति करने की धमकी देता है उस प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे उसके लिए अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। ये तो अन्य मामले होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अगर आप संविदा भंग करते हो, ठीक है, अगर संविदा भंग करते हो तो 39 का क्लॉज 2 यानी कि रूल 2 आता है,
उसके लिए यहाँ पे आपको देना होगा, यानी भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश। यानी कि जो अगर जारी रखा जा रहा है, भंग की पुनरावृत्ति हो रही है, एक बार आदेश हो गए फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी पुनरावृत्ति बार बार उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि संविदा भंग के लिए ना निर्णय के पहले कभी तक, यानी कि जब से वाद प्रारंभ हुआ है और निर्णय आने से पहले किसी भी स्टेज पर क्या किया जा सकता है, इसका आवेदन लगाया जा सकता है व्यादेश के लिए, तो यहाँ पे व्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे प्रतिकर की डिमांड की गई हो चाहे प्रतिकर की डिमांड ना की गई हो, व्यादेश जारी किया जा रहा है तो उसमें भी क्या किया सकता है, यहाँ पे व्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, चाहे प्रतिकर की डिमांड हो चाहे ना हो। उसके बाद अब यहाँ पे व्यादेश का आधार क्या होगा संविदा भंग के लिए, तो 3 चीज़ें हैं कि संविदा भंग होने पर, यानी जब जैसी संविदा ब्रीच होती है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होता है, उसी पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 39(2) का आवेदन लगवा सकते हो। संपत्ति को अगर क्षति हो रही है या फिर जो विवादग्रस्त संपत्ति है या अधिकार है उससे संबंधित जो क्षति हो रही है और जो संविदा से उत्पन्न हुई क्षति है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, 39(2) का आवेदन लगाया जा सकता है अस्थायी व्यादेश के लिए। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, मान लीजिए व्यादेश जारी हो गया किसी के फेवर में, किसी के पक्ष के फेवर में ये व्यादेश जारी हो गया। अब उसके अवज्ञा की जाती है, मान लीजिए उस आदेश को नहीं माना जाता है, तो क्या होगा, क्या उपचार है, तो यहाँ पे न्यायालय 3 चीज़ें कर सकती है। पहला चीज़ कुर्की, यानी उस संपत्ति को कुर्क कर सकती, उसकी संपत्ति को जो नहीं मानता है उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, हाँ, लेकिन कुर्की 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा कि उसको 3 महीने तक के सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे आता है आपका संपत्ति का विक्रय, यानी कि 3 कैटेगरी होगी। पहला कुर्की होगी जो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी, दूसरा आता है 3 महीने तक का सिविल कारागार, तीसरा आता है संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। अगर व्यादेश की अवज्ञा की जाती है, भंग किया जाता है, तो उसके लिए क्या उपचार है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या कहता है, व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटाया जाना। यानी यहाँ पे किसके बारे में, एक्स पार्टी जो व्यादेश हुआ है उसके बारे में बात की जाता है। यानी कि जहाँ कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार सूचना दिए बिना, यानी विरोधी पक्षकार जो है उसको सूचना दिए बिना, वहाँ न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया, यानी जिस तारीख को व्यादेश दिया गया था ना, उस तारीख से 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे जो एक्स पार्टी हुआ होगा उसको सूचना हुई नहीं होगी, और सूचना के बिना व्यादेश जारी कर दिया गया है, तो जिस दिन व्यादेश जारी किया गया उसके 30 दिन के भीतर यहाँ पे आवेदन का निपटारा किया जाएगा। और अगर यहाँ पे न्यायालय 30 दिन के भीतर निपटारा करने में असमर्थ है तो उसकी असमर्थता का कारण भी लिखेगा, उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई क्यों यहाँ पर उसको इतना टाइम लग रहा है। अब आता है नेक्स्ट कि अगर व्यादेश जारी हो गया, ठीक है, मान लीजिए अब व्यादेश जारी तो हो गया लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने हों तो क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त का मतलब क्या होता है कि जो व्यादेश जारी है उसका जो प्रभाव होता है ना, उस प्रभाव से मुक्त कर देना, या फिर उस व्यादेश के आदेश में कुछ चेंजेस ला देना, कुछ फेरफार करना, या फिर उस पूरे व्यादेश को ही अपास्त कर देना, यानी ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अब देखिए, व्यादेश से किसी आदेश से किसी असंतुष्ट पक्षकार, यानी कि उस व्यादेश के आदेश से जो असंतुष्ट पक्षकार है, जिसको कोई संतुष्टि नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और उस आवेदन के माध्यम से अगर न्यायालय का समाधान हो जाता है और न्यायालय को लगता है कि इसको प्रभावोन्मुक्त करना चाहिए, फेरफार करना चाहिए, अपास करना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ों में से कोई एक कर सकता है। आ गई बात समझ में। दूसरा आता है यदि अस्थायी व्यादेश के आवेदन में, यानी जब अस्थायी व्यादेश का आवेदन लगाया गया था और जिस पक्षकार ने आवेदन लगाया था उस पक्षकार ने कोई ऐसी बात छिपाई या फिर कोई ऐसी तात्विक विशिष्ट तथ्य को जिसको वहाँ पे उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसको यहाँ पे मिथ्या यानी गलत लिख दिया या फिर भ्रामक कथन कर दिया वहाँ पर, और विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है। कौन सा आदेश, जो व्यादेश का आदेश था, इंजंक्शन दिया गया था ना, उसको रद्द कर सकता है। परंतु अब यहाँ पे प्रोविजो भी दिया हुआ है। प्रोविजो क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो, प्रभावोन्मुक्त करना, फेरफार करना, अपास्त करना, ये चीज़ें
तब तक नहीं करेगा जब तक कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान ना हो कि वो आवश्यक हो। ठीक है, अगर आवश्यक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं कि प्रभावोन्मुक्त या फेरफार या अपास्त करना जरूरी है तभी कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपास्त किया जाएगा ऐसे आदेश को। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है निगम को निर्दिष्ट व्यादेश। निगम को निर्दिष्ट व्यादेश उसके अधिकारियों पर आबद्धकार होना, यानी कि अगर किसी निगम पे जो कॉरपोरेशन है, अगर उस कॉरपोरेशन में यहाँ पे क्या किया गया है, व्यादेश जारी किया गया है, तो सिर्फ उस व्यादेश का प्रभाव उस निगम पर ही नहीं बल्कि उसके जो अधिकारी होंगे, उसके सदस्य होंगे, उन पर भी आबद्धकार होती है। वो अगर मान लीजिए उनके व्यक्तिगत कार्य को आबद्ध करने के लिए यहाँ पे व्यादेश चाहा गया है ना, तो वहाँ पे अधिकारियों और सदस्यों पर भी आबद्धकार होगी वह व्यादेश। ये तो हो गया आपका रूल 1 से लेकर रूल 5 तक जो अस्थायी व्यादेश के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, जो अंतर्वर्ती आदेश आते हैं। अंतर्वर्ती आदेश नियम 6 से लेकर 10 तक, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका रूल 1 से लेकर 5 तक था, लेकिन यहाँ पे 2-3 रूल यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नियम 6। नियम 6 क्या कहते हैं, अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति। अगर मान लीजिए न्यायालय के पास वाद पहुंचा, ठीक है, सूट फाइल हुआ और सूट फाइल के होते ही हो सकता है कुछ मान लीजिए जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर अटैच की गई हो और वह प्रॉपर्टी कैसी हो, 6 CLO शीघ्रता 6 CLO यानी जल्दी ख़राब होने वाली हो, तो उसके और वह प्रॉपर्टी कैसी है, विषय वस्तु किसकी है, वाद की, यानी जो सूट फाइल हुआ है उस सूट के विषय वस्तु है, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसका विक्रय करने का आदेश दिया जा सकता है। और जो ये निर्णय से पहले आदेश दिया जा रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, अंतर्वर्ती आदेश, क्योंकि कार्यवाही के बीच में ये आदेश ऐसा दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ जंगम संपत्ति की बात की जा रही, ना कि स्थावर संपत्ति की। उसके बाद नेक्स्ट आता है नियम 7। नियम 7 क्या कहता है, वाद की विषय वस्तु का निरोध, परीक्षण, निरीक्षण आदि करना, यानी कि कोई वाद की विषय वस्तु जो है, किसी पक्षकार के आवेदन पर वाद की विषय वस्तु को निरोध किया जाना, परीक्षण या ऑब्जर्वेशन जो भी होता है, निरीक्षण करने का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर किसी पक्षकार के कब्जे में कोई भूमि है या भवन है, उसमें प्रवेश प्राधिकृत क्या करेगा, प्रवेश किस चीज़ के लिए, उसमें निरोध करने के लिए, परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रवेश प्राधिकृत करेगा। कौन करेगा, न्यायालय करेगा। कब करेगा, जब पक्षकार का आवेदन आएगा। इन सभी चीज़ के लिए यहाँ पे प्रवेश प्राधिकृत कर सकता है, ऑथोराइज दे सकता है। उसके बाद जो नियम 8 है वो कहता है ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात किया जाएगा, यानी जो नियम 6 और 7 के तहत जो आदेश करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है ना, उसको सूचना देने के बाद ही किया जाएगा, यानी कि सामने वाली पार्टी को भी तो सूचना मिलनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाएगी, ऐसा आदेश किया जाएगा। ये हो गया आपका ऑर्डर 39। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कौन से ऑर्डर पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।